नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे करके आए हुए हैं, ठीक है। तो CDP का यहाँ पे जैक मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आप देख लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 101% रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप सही बना करके जाइएगा। और CDP का जो अभी जेटेट का न्यू सिलेबस निकला हुआ है उसके सभी PDF और वीडियो कंप्लीटेड हो गए हैं। आप यहाँ से उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। सभी में प्रश्न बहुत कम है, हैंड रिटेन नोट्स है। आप यहाँ से 150 रुपये में लेकर के उसको देख सकते हैं। साथ में आपको ये प्रैक्टिस सेट भी सब करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। देखिए, ये चारों का टेबल आप जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। ये नहीं सोच के जाना है कि नहीं आएगा, आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है, तो जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। याद रखिएगा, 140 से अधिक होगा वो प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। प्रखर बुद्धि वाला कौन होता है, तो जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच होता है, 120 से 140 तक, ठीक है। कभी पूछ देगा, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 है, 121 है, 130 है, 135 है, वह किस प्रकार का बच्चा है। तो 120 से जो ऊपर चला जाएगा वहाँ पर रख दीजिएगा उसको प्रखर बुद्धि का, ठीक है। नेक्स्ट है तीव्र बुद्धि। नेक्स्ट है आपका तीव्र बुद्धि, ठीक है। तो ये तीव्र बुद्धि कब होता है, तो ये तीव्र बुद्धि बच्चा का होता है 110 से 120, 110 से 120, ठीक है। और सामान्य बुद्धि कब होता है, तो सामान्य बुद्धि आपका होता है 90 से 110, 90 से 110, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे टेबल को। यहाँ से आपको एक प्रश्न आने जा रहा है, प्रतिभाशाली 140 से ऊपर, प्रखर बुद्धि 120 से 140 के बीच, तीव्र बुद्धि की आप बात कर लीजिएगा तो ये 110 से 120, ठीक है। और सामान्य बुद्धि 90 से, याद रखिएगा, 110। तो इस तरह का आपका चलेगा। कहीं कहीं देखिए 90 से इस तरह प्रश्न भी होगा, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है, तो ये 90 है, 100 है, ये वाला भी प्रश्न आया हुआ है हर जगह के एग्जाम में। तो ये 90 से 100 वाला सामान्य बुद्धि ही रखिएगा, ठीक है, 90 से 100। कभी कभी तीव्र बुद्धि को 100 से 120 कर देता है, प्रखर बुद्धि को 120 से 140 कर देता है, प्रतिभाशाली को 140 से अधिक करता है, ठीक है। तो सेशन को देख के समझ के बनाइएगा, जैसा होगा उसके बीच का अंतराल देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा 100%। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, ठीक है, वह किस प्रकार का बच्चा है। प्रतिभाशाली 140 से अधिक, ठीक है। प्रखर बुद्धि 120 से 140, ठीक है। तीव्र बुद्धि के लिए आपका था 110 से 120, और सामान्य बुद्धि 90 से 110 या 90 से 100 के बीच में देगा, इस तरह का प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जिसकी बुद्धि 120 से अधिक है, तो 120 से अधिक है मतलब वो प्रखर बुद्धि का बच्चा है, ठीक है, प्रखर बुद्धि का बच्चा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बालक के कितने वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। देखिए, इसके पहले का जो फर्स्ट
प्रैक्टिस सेट था उसमें भी हमने करवाया था। सेकेंड प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिक्सअप क्वेश्चन में हमने दे रहा है। यहाँ पे इसलिए आपको सारा मिक्सअप क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कि आपका हर एक कड़ी बीच बीच में इस तरह से मिक्स करके रहे कि आप वहाँ पर निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए प्रैक्टिस सेट सेशन जो है शाम को 7 बजे अभी चल रहा है, तो इसमें आप जरूर जुड़िएगा। शाम को 7 बजे सभी शिक्षक के लिए है, चाहे 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8 हो, भाषा शिक्षक हो, सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान शिक्षक, सबके लिए अभी एक क्लासेज आपकी शाम की प्रैक्टिस सेट CDP की करवाई जा रही है। तो 10 से 15-20 मिनट आपको लगता है, वहाँ पर जरूर जाकर प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम होगा ही होगा, एग्ज़ाम के लिए नहीं सोचना है कि नहीं होगा। आप शाम को 15-20 मिनट समय निकाल के डेली देख सकते हैं, जिससे कि आप कंटिन्यूअस बने रह सके, ठीक है। और यहाँ से जो अभी तक शिक्षक नहीं जुड़े हैं, अगर जब भी आपको यह वीडियो मिलता है तो आप यहाँ से जो हैंड रिटेन नोट्स है उसको पढ़ करके ही जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको इतना कम बनाया गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रश्न आने की आपका 100% गारंटी रहती है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ से पढ़ के जाएंगे। हाँ, चलिए, बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशव अवस्था कहा जाता है? 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है। आपको हमने बताया था कि 1 से लेके यहाँ तक 6 भी आता है, ठीक है। 6 ये आपका शैशव अवस्था होता है, याद रखिएगा। शैशव अवस्था 6 का पहाड़ा हमने बताया था कि 0 से 6 का, 6 से 12, 12 से 18, 18 से ऊपर, 3 टेबल है 6 से। अब देखिए 6 तक तो आपका शैशव अवस्था है ना। किसी ने कह दिया कि 1 से 5, तो ये तो 6 के अंदर ही है, तो ये शैशव अवस्था में जाएगा। अब 5 से 12, तो ये 6 से ऊपर की बात कर रहा है, तो 6 से ऊपर कौन होता है? बाल्यावस्था। और 12 से ऊपर कौन होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था। और 18 से ऊपर कौन होता है? प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसको देख के कर लीजिएगा, ये नहीं कि आपको लगेगा कि अरे 1 से 5 दिया हुआ है, कौन सा जाएगा शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था जो 0 से 6 है तो उसके अंदर ही तो है 1 से 5 ना, तो ये शैशवावस्था जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, 18 वर्ष ऊपर वृद्धावस्था। क्लियर? चलिए, बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है तो 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो 1 से 5 वर्ष में 6 के अंदर रहेगा, वो आपका ये हो गया शैशवावस्था। और 12 के अंदर रहेगा तो हो गया आपका बाल्यावस्था। तो 12 के अंदर, 5 से 12, 6 से 5 से ऊपर है और 12 है, 12 से 18 किशोरावस्था, 18 वृद्धावस्था, ठीक है। तो याद हो गया आपको। यहाँ पे जो है अवस्था से एक प्रश्न रहेगा। देखिए लगभग यहाँ पे आपको हम 100 या 120 प्रश्न है, इसमें से आपको 15 से 18 प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप इसका शॉर्ट जो जितना भी दिया गया है CDP का, आप उसको लेकर के पढ़ना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत कम प्रश्न, अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। तो उसको देख लीजिएगा ना, सारे नोट्स को लेकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगला है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है, ठीक है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। देखिए तो बालक का सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। और आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है इस अवस्था में, ठीक है। 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, बच्चा सोचने समझने लगता है। तो बालक के सिर और मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है आपको बताना है, ठीक है। 206, 230, 270, 320, ठीक है। तो जिस समय शिशु जन्म लगता है उस समय शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो ऑथेंटिक एक जो माना गया है तो वो 270 है, ठीक है। बीजावस्था कहा जाता है, बीजावस्था कहा जाता है, ठीक है। 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह जन्मजात, ठीक है। तो देखिए जब बच्चा का जब यहाँ पर क्या होता है कि जब भ्रूणावस्था होता है ना, जब बच्चा गर्भ में रह रहा होता है तो उस समय उसके 0 यानी शुरू से लेकर के 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं बीजावस्था, ठीक है। तो 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए इसका जो चैप्टर बना हुआ है वो आपका अधिगम विकार से है, ठीक है। अधिगम विकार से है। तो अधिगम विकार आपको यहाँ पे इसका PDF आपको बना दिया गया है, तो उस अधिगम विकार को आप लोगों ने देख लिया होगा। जो नहीं देखे यहाँ से PDF ले लीजिएगा। ये जो अधिगम विकार है इसमें 5 गो विकार आपको मुख्य रूप से पढ़ना है और वो 5 विकार में से एक विकार आपका
100% प्रश्न एग्जाम में रहता है। तो देखिए कुछ छोटे छोटे चीज़ों को आप छाट करके और उसको जब पढ़ करके जाएंगे तो उससे आपका क्या होगा कि आप वहाँ से 100% प्रश्न को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ मुख्य टॉपिक हैं जिसको आपको यहाँ पर नोट्स बना लेना है, और नोट्स आपको नहीं बनाना है, नोट्स बना दिया गया है, आपको उसको सिर्फ लेकर के पढ़ लेना है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे लेक्सिया जैसे नाम आता है तो आप लेक्सिया मतलब लक्स साबुन को याद रखेगा। ठीक है, लक्स साबुन, तो लक्स को बच्चा क्या कर रहा होता है? लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ रहा होता है। ठीक है, लक्स को लुक्स पढ़ रहा होता है, तो ये पढ़ना वाला विकार है। ठीक है, पढ़ने वाला विकार है, तो लक्स से याद रखेगा लेक्सिया, लक्स से लेक्सिया, तो ये पढ़ने वाला जब विकार आएगा तो लेक्सिया, पढ़ने वाला विकार, लेक्स यानी लेक्सिया, तो लेक्सिया जो है पठन विकार है। कैसा है? पठन विकार है, तो इसको पठन विकार में आप लेकर के चले जाइएगा। ठीक है, लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, पढ़ने में गलत कर रहा था, इसलिए पढ़ना गलत है तो पठन विकार है। ठीक है, अब देखिए एलेक्सिया हो, डिसलेक्सिया हो, एलेक्सिया, एलेक्सिया मतलब ये भी लक्ष्य है, लक्ष्य को बच्चा लुक्स पढ़ेगा और लक्ष्य को पढ़ने में गलत कर रहा है तो लेक्सिया होगा, और लेक्सिया जो है वो पठन विकार से जाएगा। ठीक है, तो एलेक्सिया हो, डिसलेक्सिया हो, ये लेक्सिया जैसी वर्ड्स आएगा, लेक्सिया जैसी वर्ड्स किसी के लास्ट में लगेगा तो आपको समझना है कि बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा है, तो इसलिए पठन विकार में जाइएगा लेक्सिया को लेकर के। ठीक है, चलिए, राम शाह को वाज पढ़ रहा है, राम शाह को वाज पढ़ रहा है। ठीक है, यह किस विकार से प्रेरित है, प्रभावित है? शाह है, पढ़ रहा था, वाज, ये क्या कर रहा है? पठन में गलती कर रहा है, पठन में गलती कर रहा है, तो पठन में गलती कर रहा है, तो ये पठन वाला गलती किस में होता है? तो पढ़ने वाला गलती के लिए हम आपको एक कोड बताए थे, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, और लुक्स से लेक्सिया याद रखना है, लेक्सिया, तो पठन विकार लेक्सिया से जुड़ेगा, वो हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, बच्चा संस्कारवान किस अवस्था में होता है? वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, क्योंकि शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है और इसमें बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है और बहुत कुछ सीख गया होता है, इसलिए इसी समय संस्कार की नींव डाली जाती है बच्चों में। तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? देखिए, जीवन का एक काल ऐसा भी है जो अनोखा होता है, वो आपको समझिए कि दोबारा भविष्य में कभी भी नहीं मिलने वाला है, और वह मौज मस्ती आप जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अनोखा काल का नाम किसको कहा गया है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। इस समय बच्चे समूह में, टोली में रहना पसंद करते हैं, वो बच्चे इतने मस्ती करते हैं, लड़के लड़के सभी एक साथ भी खेल सकते हैं, इसमें बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। ये समय दोबारा नहीं आ सकता, आगे चल कर बहुत से भेदभाव होते हैं और बच्चे इतने जो है घुल मिल नहीं सकते हैं कभी भी लाइफ में, इसलिए जीवन का अनोखा काल जो है वो आपको बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल जो है वो आपका शैशवावस्था ही है। शैशवावस्था में 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इस समय बच्चा जो सीख रहा होता है वो बहुत ही अस्थायी होता है, इसलिए सीखने का अनोखा काल जो होता है वो आपका शैशवावस्था होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो ये आपका जो किशोरावस्था है वो आप यहाँ पर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत किशोरावस्था, ये बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे बहुत अधिक क्या कर रहे होते हैं? संग्रह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अच्छा अध्यापक वह है जो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक कौन है आपको बताना है। तो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करना ये अच्छा अध्यापक का गुण नहीं है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, ये भी अच्छा अध्यापक गुण नहीं है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये सबसे अच्छा गुण है एक अच्छे अध्यापक का, कि वह बच्चों को क्या करे? प्रेरित करे। ठीक है, और क्या प्रेरित करे? सदैव अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करते रहे, यह एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा गुण माना जाता है।
और अगला है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना, ये नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा जो गुण है वह है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? देखिए, इस तरह का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसी जो है चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके मानसिक उपज है। तो ये मानसिक उपज वाले देखिए लगभग यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं और ये आपकी मानसिक उपज होगी। इसको किसी तरह टेबल पर किसी प्रश्न को भिड़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये लॉजिक है, ये आपकी अपनी समझ है, लेकिन जब आप इस तरह का प्रैक्टिस सेट बनाते रहिएगा तो आपको यहाँ पर अपने आप समझ में लगेगा कि हाँ ये सही होगा। तो ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर होता है, मस्तिष्क पर निर्भर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ कर लेंगे जो विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है बताइएगा आप सभी को। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। बताइए क्या कहिएगा? यदि आप स्कूल में जाते हैं तो कौन सा कथन आप कहिएगा कि बच्चा सबसे अच्छा होगा? ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो कथन होगा वह होगा कि आपको कहना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, जिससे जो कमज़ोर बच्चे भी होंगे उनके मन में ये लगेगा कि हम भी सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप किसी को नहीं कहेंगे कि ये नहीं सीख सकता है, ये नहीं आगे कुछ कर सकता, ये नहीं करना। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे अच्छा कथन यही है। आप इसी तरह के कथन का प्रयोग करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? अधिगम सीखने को कौन सा चीज़ प्रभावित करता है? ठीक है, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, तो अधिगम को जो सीखने वाला है वो आपको प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है अधिगम सीखना, वो आपका निर्भर करेगा परिपक्वता एवं आयु पर। ठीक है, परिपक्वता एवं आयु पर निर्भर करता है। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर, पैर से सिर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है? सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? देखिए, विकास और वृद्धि ये दोनों आप अंतर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। विकास एवं वृद्धि, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, तो विकास के संबंध में गलत कथन कौन है? ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो विकास के संबंध में यहाँ पर देखिए आपका जो है सबसे जो गलत कथन है वह है विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता। यह सही है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला है गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है, जब बच्चा का जन्म हो जाता है। डिम्ब, ये जो है आपका गर्भधारण काल में ही डिम्ब का निर्माण होता है। बीजाकरण, ये भी समय आपको गर्भधारण काल का ही होता है। भ्रूणावस्था गर्भधारण काल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ये शैशवावस्था जो गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का। ठीक है, तो इस किशोरावस्था जो है स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा ऐसा है जो ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिवार का वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं आपको बताना है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा को उच्च। तो जो खुश मिजाज बच्चा होता है, ऊर्जावान बच्चा होता है, वो हमेशा खुश मिजाज होता है, वो सामाजिक होता है, वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होता है,
ऊर्जा का उच्च स्तर उसमें रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, आसानी से चिढ़ने वाला वो नहीं होता है। ठीक है। छात्रों का सही मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों का यदि आपको सही मूल्यांकन करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। ठीक है। तो देखिए आपको जो यहाँ पर न्यू सिलेबस दिया गया है उसमें आपको ये दिया गया है क्या चीज़? सीसीई, और सीसीई का चैप्टर का टॉपिक हमने बना दिया है। जिनके पास नहीं उपलब्ध होगा यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। सीसीई, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसको पढ़ना था आपको। इसका पीडीएफ और वीडियो सब कुछ बना हुआ है, आप ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो छात्रों को सही मूल्यांकन करने के लिए हमें सीसीई का प्रयोग करना चाहिए। सीसीई में यानी यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन नहीं आता है, कोर्स के अंत में छमाही, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो सतत मूल्यांकन आपको करना चाहिए। ठीक है, सतत मूल्यांकन करना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। ठीक है। तो एक शिक्षक को समाज में इज्जत तब मिलता है जब वो आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो ये सभी यानी राइट आंसर डी होगा। ये सभी कारणों से एक शिक्षक को समाज में इज्जत मिलता है। कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से कोई हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो देखिए कोई बच्चा अगर अच्छा से सीख सकता है तो वो खुद करके ही सीख सकता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, खुद करके बच्चा अच्छा तरह से सीख सकता है। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर इसका CDP की कोर्सेज जो है आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है। अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप प्रैक्टिस सेट सेशन में अवश्य जुड़ेंगे। शाम को 7 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। परीक्षा बहुत नज़दीक है, परीक्षा होगी और आप सभी जुड़ करके यहाँ से तैयारी करते रहिएगा। जो शिक्षक को नए बार मिलते हैं यहाँ से ज़रूर इसका हैंड रिटन नोट्स का PDF लेकर पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।